हेलो दोस्तों, आज लेखपाल रिवीजन सीरीज के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी और इसके अंतर्गत कारक, इसके चिन्ह और देखेंगे कि परीक्षा में इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे दोस्तों कि विभिन्न परीक्षाओं में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उन सारे प्रश्नों का भी संचयन किया गया है। तो हम सबसे पहले यह समझेंगे कि कारक होता क्या है, इसके चिन्ह क्या हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं तथा इन्हें पहचाना कैसे जाए, हम इन सब का इसमें अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी में मैं प्रशांत राय सामान्य हिंदी के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हम सीधे आते हैं कारक पे। तो हम यह जानते हैं कि आखिर कारक क्या है। तो दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो सीधा संबंध बताने वाला जो चिन्ह होता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया का जो संबंध बताने वाला जो चिन्ह होता है उसे कहते हैं कारक चिन्ह। तो देखते हैं, जैसे रमेश ने श्याम को बुलाया। हम यहां देख रहे हैं रमेश ने श्याम को। तो रमेश और श्याम आप देख रहे हैं, यहां संज्ञा दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगर यही मैं कह दूं मैंने श्याम को बुलाया, मैंने श्याम को, तो यहां मैं के बाद ने लगा हुआ है, यहां रमेश के बाद भी ने है। मैंने श्याम को बुलाया। तो आप देख रहे हैं कि मैं के साथ श्याम, मैं सर्वनाम है जबकि श्याम संज्ञा है, और देख रहे हैं यहाँ रमेश और श्याम भी संज्ञा है। तो इन दोनों के बीच जो क्रिया का संबंध दर्शा रहा है, इसी चिन्ह को कारक चिन्ह कहते हैं और इसी संबंध को कारक संबंध कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा अगर हम सामान्य रूप से देखें तो इसका सामान्य रूप से परिभाषा यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ होने का सीधा संबंध बताने वाला चिन्ह कारक कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाला, यानी क्रिया पूरा हो रहा है तो उसकी मदद करने वाला जो शब्द है वह शब्द कारक कहलाता है। अगर हम और थोड़ा खोलकर इसे कहें तो कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी दूसरे वाक्यांश के साथ जो उसके संबंध को दर्शाने वाला जो चिन्ह होता है उसे ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे नौकर ने दरवाजा खोला, नौकर ने दरवाजा खोला। नौकर दरवाजा खोलना और नौकर के बीच एक संबंध है और इस संबंध को स्थापित कर रहा है ने शब्द। नौकर ने दरवाजा खोला। तो दोस्तों, जो यहाँ ने शब्द आया है यह ने शब्द ही कारक चिन्ह है और इस संबंध को हम कारक कहते हैं। तो स्पष्ट हुआ। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी में कारक कितने हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उनके अर्थ क्या हैं, उनके चिन्ह क्या हैं, उन्हें किस विभक्ति के रूप में जानते हैं और उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यही हमारा कारक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां दिख रहा है यह कारक है। तो कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कारक जो होते हैं हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, जिसे हम विभक्ति के नाम से जानते हैं। पहला आप देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और 8वीं विभक्ति को हम 8वीं विभक्ति न कहकर संबोधन कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 8 तक यानी 8 कारक चिन्ह हैं हिंदी में। और दोस्तों, इन्हीं विभक्ति के आधार पे हम 8 कारकों को देखते हैं। तो इसमें पहला जो कारक है यानी प्रथमा विभक्ति जो है, इसे ध्यान रखिएगा, प्रथम कारक को जिसे हम कर्ता कहते हैं, इसे हम प्रथमा विभक्ति भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि प्रथमा विभक्ति कौन है, तो दोस्तों कर्ता प्रथमा विभक्ति होगा। कर्म क्या होगा? द्वितीया विभक्ति होगा। करण क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगा। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है। आपादान पंचमी विभक्ति है। संबंध
छठी विभक्ति है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति है और संबोधन आठवीं विभक्ति है। लेकिन हम संबोधन को संबोधन के रूप में ही जानते हैं, विभक्ति के रूप में भी और कारक के रूप में भी। आगे हम देखें तो इनके कुछ परसर्ग, कुछ चिन्ह होते हैं, इस चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है, यह परसर्ग है। अगर नौकर ने दरवाजा खोला तो नौकर और दरवाजे के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है वह ने चिन्ह के द्वारा हो रहा है। नौकर ने, यानी ने जो है यह परसर्ग है, इसे हम कहेंगे परसर्ग या फिर कारक चिन्ह कहेंगे। स्पष्ट हुआ? तो नौकर ने दरवाजा खोला, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में ने जो है यह कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है। कौन सा कारक चिन्ह है? तो कौन सा कारक है? तो दोस्तों ने करता है। स्पष्ट हुआ? तो ने क्या है? परसर्ग है और यह करता है। अब हम इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काम करने वाला। जैसे नौकर ने दरवाजा खोला तो नौकर क्या कर रहा है? दरवाजा खोलने का काम कर रहा है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, मोहन ने पानी पिया तो मोहन ने पानी पिया, तो मोहन क्या कर रहा है? काम कर रहा है, यानी पानी पीने का वो काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। इसे की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो कौन और किसने प्रश्नवाचक चिन्हों से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। यदि हम पूछें दरवाजा किसने खोला तो इसका उत्तर होगा या तो दरवाजा रमेश ने खोला, नौकर ने खोला, किसी ने खोला, तो इससे कर्ता की पहचान हो जाती है। वहां दरवाजा किसने खोला तो किसने से हम क्या कर रहे हैं? कर्ता की पहचान कर रहे हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो रावण को किसने मारा या रावण को कौन मारा? तो राम ने। तो राम क्या है? कर्ता है। और कर्ता का परसर्ग या चिन्ह क्या है? तो ने है। तो राम ने रावण को मारा तो रावण को किसने मारा? तो राम। रावण को कौन मारा? तो भी राम। तो दोस्तों हम पहचान करने के लिए अगर वाक्य दिया हुआ है तो हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पहचान सकते हैं कि प्रश्नवाचक कर्ता कौन है। तो एक कर्ता की पहचान है। आगे हम देखें, कर्म की बात करें तो कर्म का जो परसर्ग या चिन्ह होता है उसे हम को कहते हैं। और कर्म है क्या? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण को, आप परसर्ग चिन्ह किसके पास लगा हुआ है? रावण के पास। तो राम ने रावण को मारा तो रावण क्या होगा? कर्म होगा। दोस्तों रावण क्या है? कर्म हुआ। और इस तरह से रावण पर क्या पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव। राम ने जो क्रिया किया है मारने का, उसका प्रभाव किस पर पड़ा है? रावण पर पड़ा है। तो रावण क्या हुआ? कर्म हुआ। तो इसे हम किससे पहचान सकते हैं? किसे अथवा क्या के द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे राम ने किसे मारा? यानी रावण को मारा। रमेश ने फल तोड़ा, रमेश ने आम को तोड़ा, तो आम को काटा या तोड़ा या खाया, आम को खाया तो को, रमेश ने क्या खाया? तो आम को। तो आम क्या हुआ? कर्म हुआ। तो दोस्तों कर्म की पहचान क्या है? परसर्ग चिन्ह क्या है? को है। इसका अर्थ क्या होता है? कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है इसे हम कर्म कहते हैं। इससे हम पहचान सकते हैं किसी और क्या सब प्रश्नवाचक शब्दों से। आगे हम देखें तृतीया विभक्ति में, तो दोस्तों तृतीया विभक्ति में हम देख रहे हैं कि करण है। करण का चिन्ह है से द्वारा। स्पष्ट हुआ? यानी क्रिया का साधन या जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे उसे हम कहते हैं करण। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यानी बाण से मारना क्या है? क्रिया का साधन है। बाण क्या है? क्रिया का साधन है। काम किससे किया गया है? बाण से किया गया है। या जिसके द्वारा कर्ता कार्य कर रहा है। राम किसके द्वारा कार्य कर रहे हैं? बाण के द्वारा कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों से या द्वारा अगर शब्द आए तो इसका अर्थ हुआ वहां करण है। इसे हम किससे पहचानेंगे?
प्रश्नवाचक चिन्ह कौन कौन से होंगे? सब किससे या किसके द्वारा पूछा जा सकता है कि राम ने रावण को किससे मारा या किसके द्वारा मारा? तो दोस्तों बाण से मारा। तो बाण क्या हुआ? करण कारक हुआ। यह तृतीया विभक्ति में है और इसकी जो प्रसर्ग है जिसे हम चिन्ह कहते हैं वह से या द्वारा है। चौथे की बात करें, चौथी विभक्ति आप देख रहे हैं संप्रदान। संप्रदान को चौथी विभक्ति भी या चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। इसकी पहचान है को या के लिए। स्पष्ट हुआ? यानी जिसके लिए क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक श्याम को दे दी, श्याम को दे दी, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। श्याम के लिए क्रिया की गई है, पुस्तक हमने किसको दी है? किसके लिए दी है? श्याम को। तो दोस्तों मैंने पुस्तक श्याम को दे दी, तो यहां संप्रदान कारक है। और यस श्याम के लिए मैंने पुस्तक दान कर दी, तो के लिए यहां शब्द है, तो दोस्तों यहां संप्रदान कारक होगा जिसके लिए क्रिया की जाए। स्पष्ट हुआ? यानी श्याम क्या होगा? संप्रदान होगा। इसे हम कैसे पहचान सकते हैं? किसके लिए? मैंने पुस्तक किसके लिए दी? तो इसका अर्थ हुआ श्याम के लिए मैंने पुस्तक दी। मैंने श्याम को पुस्तक दी या मैंने श्याम के लिए पुस्तक दान कर दी। तो यहाँ के लिए और को दोनों दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने पुस्तक किसके लिए दी या किसको दान की? तो इससे स्पष्ट हो रहा है इस प्रश्नवाचक शब्द से कि संप्रदान कौन है? तो यहाँ श्याम दिखाई दे रहा है। तो संप्रदान का अर्थ क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए। और इसके प्रश्नवाचक शब्द क्या होंगे इसकी पहचान के लिए? किसके लिए। आगे है अपादान। अपादान को हम पंचमी विभक्ति के रूप में भी देखते हैं या जानते हैं। अपादान का जो चिन्ह होता है वह से होता है, लेकिन अलगाव के संबंध में होता है। यानी दो चीजों को, दो वस्तुओं को, दो किसी भी मूलभूत कोई भी चीज है उसे अलग करने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरे से अलग होना। और इसकी पहचान है या प्रश्नवाचक जो शब्द है वह कहां से है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता का क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। तो यहां अपादान कारक होगा, यानी पेड़ से पत्ता गिरा। तो स्पष्ट हुआ? यानी पेड़ से पत्ते का एक वस्तु से दूसरे वस्तु का अलग होना दिखाया जा रहा है। इसका पहचान शब्द क्या है? कहां से। अगर किसी ने पूछा कि पत्ता कहां से गिरा, तो पेड़ से गिरा। और इस तरह से अपादान में जो कारक चिन्ह है या प्रसर्ग है वह से होता है और इसमें अलगाव का भाव होता है, एक वस्तु से दूसरे का अलग होने का भाव होता है। जैसे यदि हम कहें हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा के निकलने का क्या है? हिमालय से गंगा अब बाहर हो रही है, अलग हो रही है। तो यहां क्या है? अलगाव है, यहां अपादान कारक होगा। स्पष्ट हुआ? अगला जो कारक है उसे हम संबंध कहते हैं। इसे षष्ठी या षष्ठी विभक्ति के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रसर्ग या कारक जो चिन्ह होता है वह का, की, के, ना, नी, ने या रा, री, रे। अगर हम कहें का के संबंध में अगर देखें संबंध, यह मोहन का घर है। मोहन का आप यहां देख रहे हैं वह यह मोहन का घर है। तो मोहन का और घर से यहां संबंध स्थापित हो रहा है। यह घर किसका है? मोहन का। तो इसका प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा? शब्द क्या होगा? किसका? तुम्हारा या अपना। यह भी हो सकता है यह तुम्हारा घर है। तो यहां देख रहे हैं रा लगा हुआ है, तुम्हारा। यह स्पष्ट हुआ? यानी रा शब्द यहां दिखाई दे रहा है। यह तुम्हारी कॉपी है, तो यानी संबंध दिखाई दे रहा है। यह तुम्हारी क्या है? कॉपी है। कॉपी किसकी है? तुम्हारी है। इन दोनों के बीच क्या है? संबंध दिखाई दे रहा है। तो री भी यहां दिखाई दे रहा है। यानी एक पद से दूसरे पद का जब संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं और इसे षष्ठी विभक्ति के रूप में जानते हैं। तो इसका जो प्रसर्ग या चिन्ह होता है वह का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे होता है। इसका अर्थ क्या होता है? एक पद का दूसरे पद से या एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताने वाला। इसको हम पहचान कैसे सकते हैं? तो किसका? तुम्हारा, अपना।
स्पष्ट हुआ? यह मेरी अपनी किताब है। तो यहाँ नी देख रहे हैं, यह मेरी अपनी किताब है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन वाचक यह शब्द हो रहा है, यह किसकी किताब है? यहाँ देख रहे हैं किसका किसकी है, तो जो प्रश्नवाचक शब्द है वह किसका या किसकी होगा, या फिर तुम्हारा या अपना होगा, सामान्य शब्द, और इस तरह से संबंध इससे दर्शाया जा सकता है। आगे हम देखें तो अगला है अधिकरण। अधिकरण का जो प्रसर्ग या चिन्ह होता है वह में पै पर होता है, और इसकी विभक्ति होती है वह सप्तमी विभक्ति होती है। इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार, यानी क्रिया का जहां आधार होता है वहां होता है अधिकरण। भालू जंगल में रहता है, यहां में शब्द लगा हुआ है। क्रिया का आधार क्या है? भालू के रहने का आधार क्या है? जंगल है। स्पष्ट हुआ? सैनिक युद्ध में मारा गया या सैनिक युद्ध में मारे गए, तो यहाँ में शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो यह अधिकरण है। मारने का आधार क्या है? युद्ध है। तो क्रिया का जो आधार होता है युद्ध में, तो जो क्रिया का आधार होता है उसे ही हम अधिकरण कहते हैं। इसकी पहचान के लिए किसमें या किस पर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, यहां पर शब्द आया है। पुस्तक कहां रखी है? मेज पर। तो क्रिया का आधार क्या है? मेज है। और इस तरह से यहां अधिकरण कारक होगा। इसका प्रसर्ग या जो चिन्ह होता है में पै पर होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया का आधार, और इसे हम पहचान के लिए जो शब्द का चयन करते हैं वह होता है किस में किस पर। जैसे सैनिक अगर कहा जाए कहां मारे गए, तो इसका अर्थ हुआ युद्ध में मारे गए। स्पष्ट हुआ? अगला है संबोधन। इसकी विभक्ति भी जो होती है उसे संबोधन कहते हैं। इसका जो प्रसर्ग या चिन्ह होता है हे, अरे, भो या ओ या ओह होता है। इसका अर्थ होता है किसी को बुलाना या पुकारना, और इसे जो प्रश्नवाचक शब्द है किसको द्वारा पहचान सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं हे राम। ये क्या है? यानी राम को हम पुकार रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, हे भगवान या हे राम कह रहे हैं, तो यह संबोधन कर रहे हैं। राम को क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है यह संबोधन शब्द है। अक्सर कहते हैं अजी सुनो, अजी क्या है? यह संबोधन शब्द है। तो दोस्तों हे, अरे, अजी, ओजी ये जो शब्द हैं ये संबोधन कहे जाते हैं, अर्थात इनका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। इसको हम किसको के द्वारा संबोधित कर सकते हैं? जैसे हे राम, तो यह कहा जा सकता है कि हमने किसको पुकारा? तो हमने राम को पुकारा। स्पष्ट हुआ? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कारक हिंदी में 8 प्रकार के हमें दिखाई दे रहे हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके जो 8 प्रकार हैं और इन्हीं के आधार पर 8 विभक्तियां हैं, लेकिन 8वीं विभक्ति को संबोधन के नाम से जाना जाता है। इनके चिन्हों को, कारक चिन्हों को हिंदी में प्रसर्ग कहते हैं, और इनके अर्थ होते हैं, और जो कारक चिन्ह होते हैं इन्हें प्रश्नवाचक शब्दों से इनकी पहचान की जा सकती है। और कारक कहते किसे हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो सीधा संबंध दर्शाने वाले जो चिन्ह होते हैं, जो प्रसर्ग होते हैं, जिन्हें हम शब्द कह सकते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। अब हम आते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो विगत वर्षों में जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम उन पर एक नजर डालते हैं कि कैसे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो दोस्तों, कर्म के सामने आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी आंसर क्या होगा? कर्म होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है कर्ता कारक, तो यह भी नहीं है। ऑप्शन बी है अपादान कारक, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, यह भी नहीं है। ऑप्शन डी है कर्म कारक, यानी कर्म कारक सही है। आगे हम देखें, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। यहां आप देख रहे हैं मेढक को पत्थर से, जो यहां शब्द से है, ध्यान दीजिएगा, जो से शब्द है
इस पे कारक पूछ रहा है कि इसका कारक बताइए। तो दोस्तों जो से कारक है वह किसका है? कर्ता ने कर्म को करण से। तो दोस्तों मेढक को पत्थर से, स्पष्ट हो रहा है, मत मारो। तो इसका अर्थ हुआ से किसका है? करण कारक है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर यही पूछ दिया जाए मेढक को पत्थर से मत मारो और को के नीचे अगर रेखांकित अगर लगा देता, अगर रेखा खींच देता और कहता रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो अर्थ बदल जाता है। यदि को अगर कहा जाए तो कर्ता ने कर्म को, यानी यहां पे कर्म कारक हो जाता। लेकिन अगर से को पूछा जाए तो से करण कारक होगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रसर्ग हैं या जो कारक के जो चिन्ह हैं इन हैं और इनके अर्थ को यदि आप याद कर लेते हैं तो यह आसान हो जाएगा। आगे हम देखें, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से फल के अलग होने का यहां बोध हो रहा है। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल क्या हुआ? अलग हुआ है। और आप जानते हैं यह किसका है? तो आपादान से, अलगाव के संबंध में प्रयोग होता है, यानी पेड़ से फल गिरा, यह आपादान कारक होगा। और इस तरह ऑप्शन बी हम देख रहे हैं, इसमें आपादान है, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे हम देखें, मां ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? मां ने बच्चे को सुलाया। यहां आप देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं मां ने बच्चे को सुलाया, को क्या है? कर्ता ने कर्म को, यानी मां ने क्या किया? कर्म किया। मां ने बच्चे को, यानी बच्चा क्या है? यहां कर्म है, तो को क्या होगा? कर्म होगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो दोस्तों इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आप देखें तो यहां वृक्ष से काटने यानी काम करने का हो रहा है, तो आप इसे देखेंगे कि करण विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी जो कर्म हो रहा है वह कुल्हाड़ी से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, यानी क्रिया कर रहा है। क्रिया किससे कर रहा है? कुल्हाड़ी से कर रहा है। तो कुल्हाड़ी यहां पे से क्या होगा? कुल्हाड़ी और से के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहा है वह क्या होगा? देखें तो वह करण होगा। और इस तरह से इसका ऑप्शन हम देख रहे हैं सी सही है। लेकिन अगर पिछला क्वेश्चन आप याद कीजिए जिसमें कहा गया था पेड़ से फल गिरा, वहां पेड़ से फल के अलग होने का भाव था, इसलिए वहां अपादान था। लेकिन यहां अलग होने का भाव नहीं है, क्रिया को करने का भाव है कि किस वस्तु से क्रिया की जा रही है, यानी क्रिया का साधन क्या है। और इस तरह से क्रिया का साधन कुल्हाड़ी है, तो यहां कौन सी विभक्ति होगी? कौन सी कारक होगी? तो दोस्तों देख रहे हैं यहां करण होगा। आगे हम देखें, आलोक मां के लिए दवाई लाओ, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों आप देखेंगे मां के लिए दवाई लाओ, आलोक मां के लिए दवाई लाओ, संप्रदान क्या है? के लिए है, मां के लिए। तो यहां के लिए क्या है? संप्रदान कारक होगा। आलोक मां के लिए दवाई लाओ, यहां जो के लिए जो शब्द हो रहा है पूरे वाक्य में यहां प्रयोग किया गया के लिए, और के लिए संप्रदान के लिए किया जाता है, यानी जिस वस्तु के लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। और क्रिया किसके लिए की जा रही है? मां के लिए की जा रही है। दवाई किसके लिए लाया जा रहा है? मां के लिए लाया जा रहा है। और इस तरह से देखते हैं यहां संप्रदान कारक है, और ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं कि संप्रदान लिखा हुआ है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है यह सही है। आगे हम देखें, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो रमेश का जो जयपुर से है वह अलगाव हो रहा है। रमेश जयपुर से, अब जयपुर से रमेश क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। कहां? दिल्ली जा रहा है, चाहे वो कहीं भी जाए। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जयपुर से रमेश का क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। और इस तरह से यहां से क्या है? आपादान है, अलगाव के संबंध में से का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से हम ऑप्शन बी देख रहे हैं कि यहां अपादान है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है।
आगे देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्मकर्ता ने कर्म को, यानी जिसमें को आया हो वह दिन में आएगा, इसमें दिख ही नहीं रहा है, यानी ऑप्शन ए सही नहीं है। भूखों को खाना खिलाओ, यानी भूख कर्म, आप देख रहे हैं कर्म कारक, कर्म का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को, और इस तरह से देख रहे हैं भूखों को खाना खिलाओ, यानी भूखों को, यहाँ क्या है? कर्म कारक है। अगला सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो गंगा हिमालय से निकलती है, यानी अलग हो रही है, तो यहाँ अपादान हमें दिखाई दे रहा है। यहां हम देखें, रामू कुत्ते से डरता है, यानी यहां भी से है, और यहां डर होगा तो यहां डर से व्यक्ति दूर होगा, पास नहीं जाएगा, तो यहां भी अपादान होगा, यानी हमारा ऑप्शन केवल भूखों को खाना खिलाओ को जो परसर्ग लगा है केवल ऑप्शन बी में है, और इस तरह कर्म का जो कारक है वह ऑप्शन बी सही है। आगे हम देखें, किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? वह गाड़ी से गिर गया, यानी गाड़ी से गिर गया यानी अलग हो गया, तो यानी इसमें भी अपादान कारक है। ऑप्शन बी देख रहे हैं, वह कल जम्मू से लौटा है, यानी जम्मू से लौटा है यानी जम्मू से आया है, तो जम्मू से आने का भाव अलग होने का भाव है, यानी यह भी अपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से और गंगा के बीच अलगाव हो रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो यहाँ भी अपादान कारक होगा, और डी है उपरोक्त सभी। तो हम देख रहे हैं ए बी सी तीनों में अपादान कारक है, अतः ऑप्शन डी सही है, यानी उपरोक्त सभी। के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो के लिए संप्रदान का है, संप्रदान के लिए, अर्थात आप देख रहे हैं के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन बी देख रहे हैं संप्रदान, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब हम बात करें वाक्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों वाक्य में जो क्रिया का संबंध होता है, मैंने कारक की परिभाषा देते वक्त ही बताया है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो सीधा संबंध बताने वाला चिन्ह होता है वही कारक कहलाता है। तो दोस्तों क्रिया का संबंध वाक्य में किससे होता है? कारक से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। हे ईश्वर रक्षा करो, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? ईश्वर रक्षा करो, हे शब्द आया हुआ है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है, जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, हे ईश्वर, यानी यहाँ पे क्या होगा? संबोधन होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अब हम देखें, चारपाई पर दादाजी बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? चारपाई पर दादाजी बैठे हैं, तो अधिकरण को का कारक चिन्ह क्या है? मे पै पर, यानी मेज पर किताब रखी है, तो मेज क्या किस कारक में है? तो दोस्तों अधिकरण में है, तो अधिकरण के लिए क्या होता है? मे पै पर, और इस तरह से देखते हैं दादाजी कहाँ बैठे हैं? चारपाई पर बैठे हैं, और इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण होगा, और हमारा ऑप्शन यहाँ सी सही दिखाई दे रहा है। आगे हम देखें, भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी दो, तो दोस्तों भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, तो संप्रदान को या के लिए होता है, तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए में दिख रहा है संप्रदान, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए, जो भोजन देने की क्रिया की जा रही है, किसके लिए की जा रही है? भूखे के लिए, यानी प्यासे को पानी दो, इसका अर्थ हुआ कि पानी देने की क्रिया किसके लिए की जा रही है? प्यासे के लिए, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं, और इस तरह से हम देख रहे हैं भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों संप्रदान का है। आगे हम देखें, रमेश छत से गिर गया, तो रमेश छत से क्या हुआ? अलग हो गया, गिर गया यानी उससे अलग हो गया, ऊपर से नीचे चला आया, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? यहाँ अलगाव दिखाई दे रहा है, रमेश का छत से क्या है? अलगाव है, और अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से अलगाव, तो छत से अलग हो रहा है, और इस तरह से अपादान कारक यहाँ सही होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। अब हम देखें, कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, और ने शब्द आया है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है।
अब हम बात करें वृक्ष पर कौवे बैठे हैं, इस वाक्य में वृक्ष पद में कौन सा कारक है? वृक्ष पर कौवे बैठे हैं, मेज पर किताब है, दादाजी चारपाई पर बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ अधिकरण है, यानी क्रिया का जो आधार होता है। तो क्रिया वृक्ष पर कौवे के बैठने का आधार क्या है? वृक्ष है। तो दोस्तों वृक्ष पर क्या होगा? अधिकरण होगा। स्पष्ट हुआ? तो यानी ऑप्शन डी हम देख रहे हैं यहाँ अधिकरण है, और इस तरह ऑप्शन डी सही है। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं, और इस तरह से ऑप्शन हमारा सी सही है। अब हम देखें, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं, जिस पर फल या प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, और इस तरह से ऑप्शन जो बी है वह सही है। दोस्तों आज की जो हमारी यह क्लास रही सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो कारक चिन्ह, आज यह क्लास कंप्लीट हो रही है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, परीक्षा मंथन जो लेखपाल रिवीजन सीरीज आपके लिए लेकर आया है, इसमें सारे विषय चल रहे हैं, जिसमें इस समय मुख्य रूप से आपका जीके चल रहा है, जिसमें इस समय आप भूगोल पढ़ रहे हैं, और भूगोल की बेसिक से लेकर परीक्षा में पूछे जाने वाले, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रत्येक फैक्ट भी आपको बताए जा रहे हैं व्याख्या सहित। तो आप उन क्लास को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी के भी आप क्लास को देख सकते हैं, और ये सारे ही क्लास आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर ये सब क्लास आपके को अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी अगर लग रहा हो कि उपयोगी साबित होगा, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे।